Hello, my name is Astha. Delhi Knowledge Track के इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में मैं क्लास 10th CBSE बोर्ड को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. वी आर डूइंग लिटरेचर एंड टुडे वी विल बी डूइंग अ प्रोज. नाउ द टाइटल इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. अब इसमें देर आर टू शॉर्ट स्टोरीज. फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट which is written by Liam O. Flaherty, and the second one is titled Black Aeroplane and it is written by Frederick Forsyth. Today we will be doing this one, his first flight, and the second one we'll be doing after a little while. Now the title of this one is his first flight. His first flight, ये हमारी बुक का भी नाम है First Flight. So we can from the title हिज फर्स्ट फ्लाइट हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं कि कुछ हिज फर्स्ट फ्लाइट कुछ किसी इंसान का या किसी चीज़ का कोई पहली उड़ान ली है. अब उड़ान किस चीज़ की हो सकती है? इट कैन बी लाइक ऑफ अ प्लेन, मे बी अ पायलट जिसने पहली बार प्लेन उड़ाया, या फिर फ्लाइट जैसे बर्ड्स लेती हैं, सम बर्ड टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट. इसका जो हमें एक वन लाइन एक्सप्लेनेशन दिया गया है और एक इंक्विजिटिव हमें करने के लिए दे लीव अस विद अ क्वेश्चन विच सेज सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. फर्स्ट वन, अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई. हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर? अब इधर यंग सीगल इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड जिसकी बात हो रही है. Now that young seagull is afraid to fly. अब जो these young birds, अब जैसे humans के लिए जो बच्चे का उनको पहला कदम या उनको कोई बोल दो कहीं से कूद जाओ, या the first time is always a little bit scary. They're afraid to fly. The birds are afraid to fly. The kids are afraid to walk. They don't know how to. And so अब ये है कि how does he conquer his fear? तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिस स्टोरी विल बी अबाउट कि कैसे दैट सीगल इज एबल टू कॉन्कर हिज फियर, या फिर वो कर पाता है, नहीं कर पाता है, कर देता है तो कैसे करता है, फिर क्या होता है, हाउ डज ही फील. सो वील स्टार्ट विद द प्रोज. नाउ दिस वन सेज द यंग सीगल वाज alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. अब ये सेटिंग यहाँ पे ये है कि एक यंग सीगल है. इट इज़ दैट अब उसने उड़ना भी नहीं सीखा है. इट्स सच एट सच अ यंग एज, एंड अकेले थी अपने लेज पे. लेज क्या होता है? मीनिंग लिखा है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. और यहाँ पे क्या मतलब है? क्लिफ. जो क्लिफ है उसका एक काइंड ऑफ जैसे थोड़ा सा शेल सी निकली होती है. जैसे अगर क्लिफ है, एक हिल है, तो उसमें से थोड़ा सा एक लेज जो निकल आता है, तो उस पर देयर वाज दिस सीगल ओवर देयर. तो इट वाज अलोन ऑन हिज लेज, अकेले बैठा था. अब हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. इसके जो भाई बहन हैं वो पिछले दिन ही उन्होंने उड़ना सीख लिया था, पर वो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. उनके साथ उड़ने से वो डर रहा था. बट समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड. कुछ थोड़ा बहुत करके थोड़ी सी हिम्मत आती, थोड़ा सा आगे को भाग के एज तक जाता, जो लेज है उसकी एज तक जाता, पर और कोशिश करता कि अपने पंख फ्लैप करने की. फ्लैप मतलब पंख ऐसे ऊपर नीचे जो करते हैं, फ्लैप करता, और फिर उसे डर लग जाता. फिर द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. अब ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सी. जो लेज है उसके यहाँ पे द सी, तो उसको नीचे देखता और ही वाज अफ्रेड कि मैं उसमें गिर ना जाऊं, कि मतलब सच एक्सपेंस, सच लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सी, इतना लंबा है, इतना नीचे है वो, और इतना नीचे मतलब माइल्स डाउन, इट इज सो डीप. तो ऐसे ऊंचाई से वैसे ही डर लग जाए कि what will happen if if I'm not able to fly. So he says he felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole
under the ledge where he slept at night. He felt certain. Certain मतलब he was sure. मतलब उसको एकदम assurance थी, complete faith था किस चीज़ पे, कि उसके जो wings है ना उसे support नहीं करेंगे, उसके जो पंख हैं उसके जो weight है उसे उठा नहीं पाएंगे और उसे help नहीं कर पाएंगे. तो उसने क्या किया? He's bent his head. मतलब दुखी होके या थोड़ा शर्म आ जाती है ना, तो you bend your head and you feel ashamed and ran away back to the little hole. जहाँ पे वो सोता था, वो उसका जो थोड़ा सा घर जा बनाया हुआ था, उसने घोंसला जहाँ सोने के लिए उसकी जो जगह थी वहाँ वो चला गया जहाँ पे वो सोता था. फिर बता रहे हैं, even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage and take that plunge which appeared to him so desperate. बता रहा है कि उसके जो भाई बहन है ना, बहन जो उससे छोटी है और उसके जो विंग्स हैं वो उसके विंग्स से बहुत ज़्यादा छोटे हैं. इवन वो तक वहाँ लेज तक के एंड तक पहुँच गई, वहाँ पे उसने अपने विंग्स फ्लटर करे एंड दे फ्लैप द विंग्स एंड दे फ्लू. बट दिस यंग सीगल दैट वी टॉकिंग अबाउट, वो ही वॉज नॉट एबल टू मस्टर अप करेज. मस्टर अप करेज मतलब हिम्मत जुटा नहीं पाया इतनी प्लंज लेने के लिए, दैट लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, एक उड़ान भरने के लिए. और जो उसको इतनी डेस्परेट लग रही थी, मतलब बाकी इतनी जो डेस्परेट प्लंज लग रहा था उसके लिए, ही विल फेल टू मस्टर अप दैट करेज. फिर his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. Now, you see, his father and mother, उसके parents आए and they called to him shrilly. Shrilly, जैसे ये हमारे पास ये काफ़ी यूज़ होगा एंड वी कैन कॉल इट दैट लिटरेरी डिवाइस जो हमने पहले भी वी डिड इन द पोम्स विच इज़ ओनोमेटोपोइया. दैट इज़ अबाउट के जो साउंड्स होती हैं, साउंड्स को जब हम यूज़ करते हैं, श्रिल, जो सपोज व्हेन बर्ड्स मेक दैट श्रिलिंग नॉइज ना, एक पतली सी जो आवाज़ आती है, तो दे श्रिलिंग ऑन ईच अदर. अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब अपब्रेडिंग. Upbraiding is scolding. Scolding him, threatening मतलब धमकी देना, and to let him starve on his ledge. मतलब starve मतलब हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे अब तुम्हारी जो ledge है इस पे, जब तक तुम उड़ोगे नहीं. But for the life of him he could not move. For the life of him. अब ये जो term है ना, for the life of me, ये जो फ्रेज है यहाँ पे हिम यूज किया है, बट मैं जनरल टर्म समझा रही हूँ. फॉर द लाइफ ऑफ मी. फॉर द लाइफ ऑफ मी का मतलब होगा कि जैसे इवन फॉर द लाइफ ऑफ मी आई डू नॉट डेयर टू डू दिस और टू डू दिस रॉन्ग टू किल अ पर्सन. इस तरीके से कि मतलब जैसे सपोज अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, बट जैसे अगर मेरी ज़िंदगी भी दांव पे लगे तो भी मैं ये नहीं करूँगी. तो इज़ लाइक मतलब इतना मुश्किल है उसके लिए कि वो वहाँ से नहीं जा सकता था नीचे, तो इतना मुश्किल था उसके लिए ये इवेंट करना. फिर दैट वॉज 24 hours ago. सिंस देन, अब ये जो सीन हमने अभी एक्सप्लेन किया उसको 24 घंटे बीत गए. सिंस देन nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब यहाँ क्या हो रहा है कि 24 घंटे बीत गए, पूरा दिन बीत गया, तब से कोई उसके पास भी नहीं गया. पूरे दिन उसने क्या देखा? पिछले दिन ये देखा कि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई बहन को क्या सिखा रहे हैं कि उनका जो फ्लाइट कैसे, जो उनका आर्ट ऑफ फ्लाइट है, जो कला है उड़ने की, उसमें उनको दे टीचिंग देम न्यू स्किल्स. क्या क्या? स्किम द वेव्स, डाइव फॉर फिश. स्किम द वेव्स मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस. यहाँ द सी, जो पानी होता है उसके द सीगल्स व्हाट दे डू, दे काइंड ऑफ फ्लैप देयर विंग्स एंड दे स्टे लिटिल अबव वाटर. क्यों? थोड़ा सा पानी में भी फ्लैप होता रहता है एंड दे स्टिल अ मिक्सचर ऑफ फ्लाइंग एंड ऑन द सी. तो lightly they're moving above the surface, so that is skimming the waves. And how to dive for fish, कि जैसे fish आती है तो how to dive for them and catch the fish. तो ये जो skills हैं फ्लाइट की, बर्ड्स के लिए, उसके पेरेंट्स उसके सिबलिंग्स को सिखा रहे हैं. फिर उसने क्या देखा
He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब उसने ये भी देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है उसने एक फर्स्ट हेरिंग मतलब एक फिश है, अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, उसने पकड़ भी ली और डेवर इट मतलब उसको बड़े इंजॉय मजे लेके खाते हैं उसे, यू डेवर दैट फूड एंड यू कैन यूज दैट. फिर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle. अब उसने कहा कि उसके बड़े भाई ने वो फिश भी पकड़ ली, उसको मजे से खाया भी एक रॉक पे खड़े होके, और उसके पेरेंट्स से कर रहे थे, पेरेंट्स उसके आसपास उड़ के, एंड दे आर रेजिंग अ प्राउड कैकल. कैकल इज ऑल्सो ओनोमेटोपोइया का एक एग्जाम्पल इज कैक कैक, जो भी बर्ड्स की वॉइस है, मतलब एक खुशी जाहिर कर रहे थे अपनी, प्राउड, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो एक हैंड पे क्या हो रहा है, जो उसके बाकी सिबलिंग्स हैं, they are learning, how to dive for fish, and they are catching fish, and they are learning how to skim. But क्या हो रहा है कि और इसके लिए जो ये जो सीगल है, उसके लिए they are walking around, and what they are doing, they are taunting him. उसको डरपोक कह के उसे वो टॉन्ट कर रहे हैं. Then the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब sun was now ascending the sky. Ascending मतलब नीचे, मतलब सूरज डूब रहा था. अब the blaze, no sorry, सूरज उग रहा था. I'm sorry. Ascend मतलब ऊपर आना. And blazing on his ledge that faced the south. ब्लेज मतलब बहुत तेज जो गर्मी थी, सन जब बहुत तेज आ रहा होता तो मतलब बहुत तेज धूप आ रही है, उसका जो लेज था उसके ऊपर एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी. तो ही फेल्ट द हीट उसको, और एक तो उसने पिछली इवनिंग से कुछ खाया नहीं क्योंकि वो छुप के बैठा हुआ है, तो एक तो उसे भूख लग रही और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही. फिर ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. धीरे धीरे जो ब्रिंक था ना, लेज का ब्रिंक कहते हैं जो टुवर्ड्स द एंड, जो एज होता है, वहां पे ब्रिंक पे पहुंचा. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एक पैर को छुपा के और एक पैर पे ऐसे खड़े होके, क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग एस्लीप. अब इसने क्या किया, थोड़ा सा इसने ड्रामा किया, थोड़ा सा बेहोश होने की एक्टिंग करनी शुरू करी, आंखें बंद करके एक्टिंग करने लगा कि मैं सो रहा हूँ, या मतलब ये दिखाने के लिए मैं बेहोश हो रहा हूँ अपने फैमिली से अटेंशन लेने के लिए. पर क्या हुआ, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. उसने देखा कि उसके दो भाई बहन, वो जैसे जो if you notice birds sometimes they how do they sleep, they standing there, and जो उनका जो face होता है, जो उनके heads होते हैं, they अपनी neck में वो थोड़ा सा स्नक कर लेते हैं, और ऐसे देन दे स्लीप. तुमने देखा कि उसके जो भाई बहन है वो सो रहे हैं. एंड हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. प्रीनिंग मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर, मतलब अपने वो फेदर्स क्लीन कर रहे थे. एंड ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर व्हाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब थोड़ा सा हाई हम्प मतलब जो प्लेट्यू होता है, जो रेस्ड लैंड होती है जिसका थोड़ा सा रेस्ड स्ट्रक्चर होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, दैट इज अ प्लेट्यू. प्लेट्यू पे शी वाज स्टैंडिंग अ लिटिल हाई, एंड सिर्फ उसकी मम्मी उसे देख रही थी. एंड नाउ एंड अगेन क्या कर रही थी कि एक जो पीस ऑफ फिश जो उन्होंने कैच किया होगा या जो भी, तो वो उनके पास रखा था. एंड व्हाट शी वाज डूइंग, थोड़ा सा शी यूज्ड टू स्क्रैप दैट फिश, एंड देन she used to scrap her beak on the rock. अब ये किस लिए किया जाता है, to sharpen her beak so that she can eat that fish properly and sharp करके उसे. पर the sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब उसको भूख लग रही, इतनी गर्मी हो रही, पर उसने देखा कि उसकी मम्मी के पास शी इज ईटिंग अ फिश, एंड दैट साइट ऑफ, जैसे उसने देखा दैट साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, मतलब वो पागल हो गया, उसका दिमाग खराब. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. सोच रहा कि कितना मेरे को अच्छा लगता है कि ऐसे टेयर करके दैट फिश खाना, फिर अपनी बीक को स्क्रैप करना रॉक पे, अगेन टू वेट इट, वेट इट लिखा है शार्पन इट, जैसे मैंने अभी आपको बताया. फिर ये
Birds की sound है, ga ga ga. He cried, begging her to bring him some food. Now जो भी that seagull makes that voice, it says ga ga ga, मतलब it says it is interpreted as कि he was begging कि मेरे को भी खाना दे दो. And then gaw call that mother screamed back. She screamed back derisively. Derisively मतलब in a manner showing someone that he she is stupid. मतलब उसकी मम्मी उससे ये कहना चाह रही है कि तुम मतलब उसको बेवकूफ़ कह रही हैं कि तुम मेरे से, कि जैसे तुम मेरे से क्यों मांग रहे हो, मेरे से मत मांगो, इस तरीके से, या अपने आप ले लो, या उठ जाओ, या उसे स्टूपिड कह रही हैं. बट ही kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब वो बार बार दुखी होके वो बोलने लगा कि दे दो, ही kept calling. बट क्या हुआ, थोड़ी टाइम बाद अचानक से एक जॉयफुल स्क्रीम, मतलब खुशी की जो चीख सी निकलती है वो निकली. उसने क्या देखा कि उसकी मम्मी ने थोड़ा सा पीस ऑफ फिश उसने उठा के, शी वॉज कमिंग अक्रॉस उसके पास. देन he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite of him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. अब क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी मम्मी आ रही है तो आगे लीन्ड आउट, जैसे हम आगे ऐसे, इफ आई दिस इज लीनिंग मी आउट, और वो मतलब उत्साह के साथ, ईगरली इज वेरी विलिंगली, और बहुत खुश होके, इंक्विजिटिव होके, कीन होके वो देखने लगा. और रॉक विद फील मतलब ऐसे रेस्टलेस होने लग गया कि हाँ शी इज कमिंग टू मी विद फूड एंड ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिज. थोड़ा थोड़ा उनके पास जाने लगे कि आ रहे हैं, जल्दी से ले लूँ. जैसे वो दूसरे प्लेट्यू से शी वॉज कमिंग अक्रॉस, शी वॉज फ्लाइंग अक्रॉस. बट जैसे शी वॉज जस्ट ऑपोजिट, शी वॉज अबाउट टू रीच हिम, शी हॉल्टेड. हॉल्टेड मतलब अचानक से जैसे ब्रेक कर देना, जैसे देयर इज दिस कार कमिंग एंड देन इफ इट कम्स स्क्रीचेस ऑन इट्स टायर, देन इट ब्रेक सडनली, उसे हम कहते हैं हॉल्ट होना. हर विंग्स मोशनलेस, विंग्स हैं उन्होंने उड़ना बंद कर दिया. शी जस्ट स्टॉप्ड and the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak, कि almost उसके पास पहुंच गई थी, but then she stopped. That seagull of ours, he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब थोड़ा सा उसने उसको लगा मम्मी आ रही है, बट देन अचानक से when she stopped, he waited. अचानक से he got surprised and he waited कि ये क्या हो गया, आ क्यों नहीं रही है पास, why did she stop? And then इतनी तेज से भूख लग रही थी, he dived at the fish. ने एक छलांग मारी ताकि वो फिश ले ले. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब क्या होता है? Now we see that the young seagull has finally taken his first flies. क्या हुआ कि उसने डाइव कर दिया फिश पे, तो उसे इतनी तेज उसने चीख मारी और बाहर आउटवर्ड्स और नीचे नीचे into the space जो थी प्लेट्यूज, जो वैली के बीच में जो स्पेस थी जहाँ नीचे सी थी, he dived towards it and then a monstrous terror, उसे अचानक से monstrous मतलब बहुत बड़ा, जैसे बहुत ज़्यादा उसे डर लगने लगा, सीज कर लिया उसने, उसे जकड़ लिया, जो उसे डर था उसने उसे जकड़ लिया. हाथ से डर लगता है तो एकदम दिल थम जाता है वो, तो उसका दिल थम गया. He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था. बट ये जो उसका टेरर, मोमेंट ऑफ टेरर था ना, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए रहा. नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, अचानक से नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. उसके विंग्स जो थे, बिकॉज ही इज अ बर्ड, ही इज मेंट टू फ्लाई, उसके विंग्स फैले और जो विंड थी वो आने लग गई टुवर्ड्स हिज ब्रेस्ट फेदर्स, स्टमक फेदर्स, हिज विंग्स एंड अंडर हिज स्टमक, विंग्स, हर जगह. He could feel the air and he could feel the tip of his wings cutting through the air when he is flying. जो उसके wings थे, they were cutting through the air, निकल रहे थे वहाँ से. And then he was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid.
He just felt a bit dizzy. He then flapped his wings once and he soared upwards. अब क्या हुआ कि नीचे अब वो नहीं गिर रहा, हेडलॉन्ग मतलब वो नीचे नहीं गिर रहा था, अभी क्या हुआ कि वो ऊपर आने लग गया. सोरिंग, सोरिंग मतलब ऊपर जाना ग्रेजुअली, और धीरे धीरे बाहर और नीचे और ऊपर वो जाने लग गया. अब उसे डर नहीं था. थोड़े थोड़े चक्कर आते, डिजी मतलब तो जब चक्कर आते हैं ना, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, चक्कर आते हैं तो हम कहते हैं डिजीनेस. And he flapped his wings again. He started flapping his wings and he soared upwards. Finally, he started going upwards, and then he's making these sounds: ga ga ga, ga ga ga, gokala. He's making these kinds of voices, and then he says, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. Uski mummy, she was so proud. She was like, I finally made him fly. And then she swooped past him. मतलब swoop as in जैसे if the bird is flying, just swoop ऐसे करना उनके आसपास. That's swooping past him. And wings भी बहुत आवाज करने लग गए. And then what happened? He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब क्या हुआ? Now the whole family is very happy. Now the mother swooped past him. You know that mother आई and she was making these loud noises. Then our seagull, the protagonist of ours, he also started making such noises. Then his father also, वो भी आके screaming, and then his brothers and sisters आगे क्या, curveting, banking, soaring, diving. These are what? These are different kinds of हमें flying के gestures explain कर रखे हैं. Curveting का लिखा है leaping like a horse. जैसे horse goes like this and this and this. This is like, that's how they were flying. And then banking. Banking, flying with one wing higher than the other. Suppose see like if this is the bird and एक wing ऊपर and एक wing नीचे, it's flying, like that. That is banking. And then soaring. Soaring मतलब ऊपर जाना, diving नीचे आना. Different kinds of flying that is explained. That was happening. But then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वो भूल ही गया था कि कोई ऐसा भी वक्त था जब मुझे उड़ना नहीं आता था. Commended himself मतलब खुद को शाबाशी दे रहा था कि अब dive and soar and curve, he's shriek भी आवाजें भी निकाल रहे हैं, then flying around. It's just a happy scene. अब he was near the sea now, flying straight over it. Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब क्या हुआ? He saw the sea, जो नीचे उसके sea थी, और वहाँ पे he started flying over it. The ocean and the sea, he flying over it. And then उसने देखा कि there were waves in the sea, and then beak so sideways, he was happy, and he was cawing happily. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब क्या हुआ कि he goes down to the sea, he goes down to the ocean, and then remember I told you about skimming, where that sea and the seagulls, they kind of fly a little above the surface. So all the parents and brothers and everybody is down there, and they are landed on the green. वहाँ पे they're skimming, and they were beckoning to him. Beckoning मतलब उसे बुला रहे हैं. Beckoning मतलब बुलाना. Calling shrilly. Shrill अपनी वही onomatopoeia वाला device use करके that आवाज में. Dropped his legs. अब उसने try किया कि अब मैं ये भी कर लेता हूँ. Drops his legs. उसने कोशिश करी कि वहाँ पे मैं सी पे खड़ा हो जाऊँ. पर क्या हुआ कि उसकी पैर वहाँ पे डूबने लग गए. तेज से चलाया. He screamed with fright. डर गया वो. And then he attempted to rise again. फिर वो अचानक से कि अब मैं तो इसमें डूब जाऊँगा. Then he started flying again. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by this strange exercise. अब इतना वो थक गया था और भूखा भी था. अभी तक खाया तो था नहीं. उसने उड़ने तो लग गया था. पर वो उसने कोशिश की अब मैं उड़ूंगा, पर वो उड़ नहीं पाया. वो इतना थक गया था by the strange exercise. Now he is calling flying a strange exercise. That is probably why, because क्योंकि अभी तक मतलब maybe like 5 minutes back तक ये सीगल के लिए ये बहुत ही
एक weird चीज़ थी, ये एक अजीब सी एक चीज़ थी जिसने अभी तक बस अभी 5 मिनट ही हुए हैं करते हुए, तो by this strange exercise he was very tired. Then his feet sank into the green sea, then his belly touched it and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब ये हुआ कि when he tried to move above, कि उसने ट्राई किया पहले तो स्किम करूँगा, स्किम उससे नहीं हुआ, बट he was trying to move above, इतना थक चुका था that he could not move above, and his feet sank. उसकी feet sank and वो belly, he started floating on the sea. And when he was floating on the sea, this family was again, they started screaming and praising him and their beaks, वो खुद ला ला के उसे they were feeding him dogfish. So that he had made his first flight. Now that's the end of the story. A very happy ending. कि the seagull was first, he was afraid to fly, and he finally showed courage. मतलब courage in the sense वो तो एक desperate move थी एक तरीके से जो उसकी mother ने करा, but then eventually we can say it was his courage as well. तो यही था. A few takeaways that we can think about is कि जैसे उसके parents की encouragement. Now how the seagull's mother was the one who found out a way to to make him fly. That was one. Another one was कि finally जब वो he thought that he's अब drown हो रहा है, and now he's going to fall down या sea में भी उसको भी he overcame that fear, and also the joy that he felt and that screaming that they do. He screaming matlab they cannot really put it into words, birds, and even whatever their voices are, we cannot really understand, but we can only imagine that the joy that they must have felt once they started flying. Obviously when a child achieves something, when a child finally does that what the parents were pushing to do, the parents feel very proud. And then one moral that we can take away is that we should never really give up hope, and we should try and do some and try until we succeed in, if that's what we want. And that's it. That was a very simple happy story with good moral, not much deep thoughts to go into. And that's it. We also did the device of onomatopoeia as well. And हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि the bird has been personified. जैसे पिछले poem में we had the tiger personified as a person. इसमें भी हम we are referring to it as he over and over again. So that's it. That were the devices and the summary of the explanation of the chapter. So thank you.